जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी कुशलतापूर्वक होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो इंटरमीडिएट के 5वीं यूनिट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिया गया है। इससे बोर्ड परीक्षा में 4 से 5 अंकों के मध्य क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्रमशः 2019, 2022, 23, 24 में आए हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्नर के सिद्धांत की। इस विषय में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्नर के बारे में। तो सन 1893 में अल्फ्रेड वर्नर नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने उपसहसंयोजी यौगिक, जिन्हें आप संकुल यौगिक या संकर यौगिक सभी के नाम से जानते हैं, तो उपसहसंयोजी यौगिकों के बारे में उन्होंने प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्षों को निकाला। उन्होंने बताया कि इस संकुल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु पर 2 प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती हैं। इन संयोजकताओं की सहायता से ही या इन इन संयोजकताओं से बने हुए बंधों की सहायता से ही हम संकुल यौगिकों की प्रकृति और उन बंधों की प्रकृति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, जिसके आधार पर 1913 में एल्फ्रेड वर्नर को पहला नोबेल पुरस्कार अकार्बनिक रसायन में शोध के लिए दिया गया। तो चलो बढ़ते हैं इनके सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा। वर्नर ने अपने सिद्धांतों को बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया। तो एक एक पॉइंट वाइज हम पढ़ते जाते हैं कि क्या बात है। सबसे पहले किसी भी धातु के जो केंद्रीय धातु होता है, यानी उपसहसंयोजी यौगिक की संरचना में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उस पर 2 प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती हैं, जो कि उनसे जुड़े हुए लिगैंडों की प्रकृति और उनकी प्रकृति के आधार पर निर्भर करती हैं, जिन्हें क्रमशः प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार प्राथमिक संयोजकता क्या है, तो संकुल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु की वह संयोजकता जो केवल ऋणात्मक लिगैंडों द्वारा ही पूरित होती है, कंप्लीट होती है, यानी जिनसे केवल ऋणात्मक लिगैंड जैसे ClBrI, NH2-, NO2-, CN-, इस तरीके से ऋणात्मक, कोई जरूरी नहीं एक माइनस वाले हों, 2 माइनस वाले भी, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, बोरेट, है ना, कोई भी लिगैंड जिस पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है वो जुड़ा रहता है उस धातु की संयोजकता से, तो इस संयोजकता को कहते हैं प्राथमिक संयोजकता। और ये सदैव उपसहसंयोजी कोष्ठ यानी बड़े कोष्ठ के बाहर ही लिखी जाती है। अब प्राथमिक संयोजकता को आयनिक संयोजकता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब उपसहसंयोजी यौगिकों को जल में घोला जाता है तो ये अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं अगर उनमें प्राथमिक संयोजकता पाई जाती है, और जितनी प्राथमिक संयोजकता उपस्थित होती है उससे +1 इनके मान होते हैं, कि अगर मान लो वहां पर प्राथमिक संयोजकता में अगर लिगैंड की संख्या जितनी जुड़ी है उसमें से देखा जाएगा कि उस आधार पर कितने उससे आयन का निर्माण हो रहा है। तो ये अभी आगे एग्जांपल लेके समझेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब प्राथमिक संयोजकताओं को डॉटेड लाइन यानी बिंदु रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तथा संकुल संरचना को, ये जो संकुल संरचना की ज्यामितीय संरचना होती है, ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, उनको प्राथमिक संयोजकता प्रभावित नहीं करती। उन्हें उन प्राथमिक संयोजकताओं की सहायता से हम किसी भी संकुल यौगिक की संरचना को परिभाषित या उसकी संरचना को निर्मित नहीं कर सकते। चौथी बात है कि किसी संकुल संरचना में उपस्थित धात्विक परमाणु या आयन प्राथमिक संयोजकता के जो मान होते हैं वो बदलते रहते हैं। किसी भी धातु के लिए, जो केंद्रीय धातु के लिए जो प्राथमिक संयोजकताओं के मान होते हैं वो बदलते रहते हैं, वो निश्चित नहीं रहते। इनके बदलने से रासायनिक गुणों में तो परिवर्तन नहीं आता, परंतु भौतिक गुणों में परिवर्तन संभव होता है। इसी तरह द्वितीय संयोजकता की बात करें, द्वितीयक संयोजकता की, तो संकुल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु की वह संयोजकता जिससे धनात्मक, उदासीन और ऋणात्मक तीनों प्रकार के लिगैंड जुड़ सकते हैं, ऐसी संयोजकताओं को द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। इन्हें अनआयनिक संयोजकता भी कहा जाता है, क्योंकि जब किसी उपसहसंयोजी यौगिक को जल में घोलते हैं तो इनसे जुड़े हुए जो भी लिगैंड होते हैं वो आयनों के रूप में नहीं परिवर्तित होते, यानी ये बंध, यानी द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हुए बंध टूटते नहीं है, जल में घोलने पर आयनिक अवस्था में प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार द्वितीयक संयोजकता किसी केंद्रीय धातु परमाणु के लिए निश्चित होती है। इसका मान उस संकुल यौगिक के मान के उस संकुल यौगिक के लिए निश्चित होता है। लिगैंडों की संख्या घटने बढ़ने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। लिगैंड चाहे आगे कोई दूसरा लिगैंड आकर इसकी संयोजकता से जुड़ जाए, लेकिन द्वितीयक संयोजकता के मान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता और इसे सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
यही जो द्वितीयक संयोजकता होती है उस संकुल यौगिक की ज्यामितीय व्यवस्था को, ज्यामितीय संरचना को प्रदर्शित करने में सक्षम होती है। इस कारण इसे दिशात्मक संयोजकता या त्रिविम समावयवता की संयोजकता भी कहते हैं। इस संयोजकता को, द्वितीयक संयोजकता को सदैव उपसहसंयोजी कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो एक एक एग्जांपल, क्योंकि आपने अभी अभी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकताओं के बारे में पढ़ा कि प्राथमिक संयोजकताएं सदैव उपसहसंयोजी कोष्ठ के बाहर लिखी जाती हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताओं को उपसहसंयोजी कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। प्राथमिक संयोजकता को ही आयनिक संयोजकता भी कहते हैं, क्योंकि आप जब इसे जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर ही अपने आयनों में बदल जाती हैं, बिंदु रेखा के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। इसी प्रकार जब आप द्वितीयक संयोजकताओं के बारे में पढ़ते हैं तो इसे सतत रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये आयनिक रूप में नहीं बदलती हैं। तो उन्हीं गुणों के आधार पर वर्नर के द्वारा एक यौगिक को लिया गया जो कोबाल्टिक क्लोराइड था, COCl3 × 6NH3। इस यौगिक को उनकी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकताओं में परिवर्तन करके देखा गया तो उसके गुणों में परिवर्तन आते गए, उससे बनने वाले जो आयन थे जल में वो भी परिवर्तित होते गए। तो एक एक करके हम उससे बनने वाले जो भी संभावित कोऑर्डिनेशन यौगिक है यानी उपसहसंयोजी यौगिक है उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो हमारे पास बनता है वो ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड बनता है, जिसका सूत्र बनता है, अगर उसका कोऑर्डिनेशन सूत्र लिखा जाए उपसहसंयोजी यौगिक के रूप में लिखा जाए तो स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट CONH3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद इनटू 3 इनटू Cl3। तो इसमें क्या किया उन्होंने, वर्नर ने बताया कि कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में जब कोबाल्ट की तृतीय ऑक्सीकरण अवस्था होती है यानी थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो उसके साथ 6 अमोनिया अणु जुड़ते हैं और एक संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, ये पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन के साथ अपक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड को मुक्त करता है। तो कितने सिल्वर क्लोराइड मुक्त करता है? 3 सिल्वर क्लोराइड को मुक्त करता है, विस्थापित करता है। इससे यह पता चलता है कि प्राथमिक संयोजकता से 3 क्लोरीन परमाणु या 3 क्लोरीन लिगैंड जुड़े हुए हैं जो क्लोराइड रूप में ऋणात्मक आवेश के रूप में उपस्थित हैं। तो अपक्रिया अगर आप करके देखें तो आप देख रहे हैं कि CONH3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद Cl3 की अपक्रिया 3 AgNO3 से हो रही है। तो फाइनली जो कंपाउंड बन रहा है वो CONH3 का होल 6 NO3 का होल थ्राइज है। तो यहाँ NO3 का होल थ्राइज देख रहे हैं कि क्लोरीन की जगह पर NO3 का होल थ्राइज आ गया है और 3 मोल या 3 अणु AgCl मुक्त हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड में जो क्लोरीन है वो 3 क्लोरीन है, 3 क्लोराइड परमाणु है, यानी इस यौगिक की 3 प्राथमिक संयोजकताएं हैं। अगर इसके आयन को देखें, आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, यहां पर जो क्लोराइड है Cl वो 3 डॉटेड लाइंस, 3 क्लोराइड डॉटेड लाइन से कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, CO से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरीके से स्पष्ट करके कि Cl जो है, Cl है आयन, यहां पर कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, 3 Cl कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं डॉटेड लाइन करके। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा प्राप्त होता है वह परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड होता है। ये बैगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है और जब इसकी अपक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है तो 2 मोल सिल्वर क्लोराइड के मुक्त होते हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि इसकी प्राथमिक संयोजकता में 2 क्लोराइड मूलक या 2 क्लोराइड लिगैंड उपस्थित हैं। अर्थात जब इन्हें जल में घोला जाएगा तो 2 आयन क्लोराइड मुक्त हो जाएंगे। तो यहां अपक्रिया आपके पास लिखी हुई है CONH3 का होल 5 Cl, 1 क्लोरीन अंदर आ गया है और बाहर 2 क्लोरीन बचे। यानी आप देख रहे हैं पहले वाले यौगिक जो ऊपर लिखा हुआ है जिसको आप ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड कह रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि NH3 का होल 6 है, जबकि नीचे वाले में जो परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड है उसमें आप देख रहे हैं कि NH3 का होल 5 Cl है। यानी अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगैंड जुड़े हुए हैं उनकी संख्या निश्चित है, उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। ऊपर 6 अमोनिया है जबकि नीचे 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन है। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अमोनिया के जो अणु हैं यानी अमोनिया लिगैंड है उनकी संख्या घटती जाएगी और धीरे धीरे क्लोराइड की संख्या बढ़ती जाएगी। बाहर प्राथमिक संयोजकताओं में परिवर्तन होगा, 3 से 2 हो जाएंगी, 2 से 1 हो जाएगी, 1 से 0 हो जाएगी। यानी प्राथमिक संयोजकताओं में परिवर्तन होता जाएगा लेकिन द्वितीयक संयोजकताओं में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप इस अपक्रिया को आपने देखा कि 2 क्लोरीन अणु मुक्त हो जाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया करने पर और सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, उधर नाइट्रेट के 2 अणु प्राथमिक संयोजकताओं से जाकर जुड़ जाते हैं। यानी अगर इसको जल में घोला जाए तो आप देख रहे हैं कि 2
इसको जल में घोलने पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, CONH3 का होल 5Cl ऊपर 2+ और उसके साथ +2Cl माइनस आयनों का निर्माण हो रहा है। देख लीजिए नीचे हमने उस अभिक्रिया को लिख के आपको दिखाया कि CONH3 का होल 5Cl स्क्वायर ब्रैकेट Cl2 एरो क्या बन जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट CONH3 का होल 5Cl ऊपर 2+ +2Cl माइनस, तो 2 क्लोरीन के और एक जटिल संकुल यौगिक, टोटल संख्या में 3 आयनों का निर्माण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं तो आप संरचना देख रहे हैं। इस संरचना को मैंने फिर विस्तृत करके आपको दिखाया कि 2 क्लोरीन जो हैं ClCl वो कोबाल्ट से डॉटेड लाइन से जुड़े हुए हैं, लेकिन तीसरा Cl अब एक बिंदु रेखा को हटाकर सीधी एक सतत रेखा के रूप में क्लोरीन जुड़ गया है और अमोनिया के अब केवल 5 ही लिगैंड वहां पर बचे हुए हैं। तो जो कोबाल्ट के साथ संरचना बन रही है वो स्क्वायर ब्रैकेट CONH3 का होल 5Cl ब्रैकेट बंद ऊपर 2+ बन रही है और यहां पर 2Cl माइनस उसके साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारे पास जो उपसह संयोजी यौगिक है इस कोबाल्टिक क्लोराइड का, जिसे आप कहते हैं प्रासियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ये हरे रंग का होता है, हरे रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ है और जब इसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है तो केवल एक अणु सिल्वर क्लोराइड का प्राप्त होता है। यानी यह सिद्ध करता है कि बाहरी प्राथमिक संयोजकता में क्लोरीन का केवल एक ही आयन उपस्थित है और क्लोरीन जो है 2 अतिरिक्त जो क्लोरीन है वो अब द्वितीयक संयोजकता के साथ जाकर जुड़ चुके हैं और इस प्रकार इसका जो सूत्र बनके मिलता है वो होता है CONH3 का होल 4th, अभी था 5 अब हो गया 4, तो CONH3 का होल 4th Cl2 और बाहर है Cl। इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं एक अणु AgNO3 से तो प्राप्त होता है CONH3 का होल 4 Cl2 और NO3, एक अणु AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में सिल्वर क्लोराइड का मुक्त हो जाता है। यानी अगर इसको जल में घोलें तो केवल हमको 2 आयन मुक्त होते हुए दिखाई देते हैं और कौन कौन से वो आयन है, स्क्वायर ब्रैकेट CONH3 का होल 4 Cl2 बड़ा ब्रैकेट ऊपर प्लस और एक Cl माइनस, तो एक प्लस और एक माइनस क्लोराइड के माइनस आयन मिलता है, जबकि कॉम्प्लेक्स संकुल यौगिक धनात्मक आयन के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। तो 1 + 1 = 2। तो इसकी अगर संरचना देखी जाए तो बगल में आप संरचना देख रहे हैं जिसमें देख रहे हैं कि कोबाल्ट से केवल अब एक बिंदु रेखा यानी एक डॉटेड लाइन के रूप में क्लोराइड जुड़ा हुआ है। बाकी जो दो क्लोराइड हैं वो सतत रेखा के रूप में कोबाल्ट के साथ जुड़ गए हैं और 4 अमोनिया के उसमें लिगैंड पहले से उपस्थित हैं। इसके बाद अगला जो इसका कोबाल्टिक क्लोराइड का बनता है जिसमें सारे क्लोरीन अंदर चले जाते हैं और अब प्राथमिक संयोजकता से किसी भी प्रकार का कोई क्लोरीन परमाणु क्लोरीन आयन जुड़ा नहीं होता है। तो इसको इस जो बनने वाला यौगिक है इसको कहते हैं बाइलोलियो कोबाल्टिक क्लोराइड। तो ये बैगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके सफेद अवक्षेप का निर्माण नहीं करता, जो यह सिद्ध करता है कि अब प्राथमिक संयोजकता से क्लोराइड मूलक नहीं जुड़ा हुआ है। अब सारे क्लोराइड द्वितीयक संयोजकता के रूप में लिगैंड में द्वितीयक संयोजकता के रूप में स्क्वायर ब्रैकेट यानी उपसहसंयोजी कोष्ठ के अंदर लिखे हुए हैं। आप देख रहे हैं संरचना में कि CONH3 का होल थ्राइस Cl3 यानी अमोनिया भी 3 है और क्लोरीन भी वहां पर 3 है, द्वितीयक संयोजकता से वो जुड़े हुए हैं। ये जल में घोलने पर आयन को मुक्त नहीं करते और जब आयन नहीं मुक्त होते तो इनका जो जलीय विलयन होता है वो चालकता विहीन होता है। इससे पहले जितने भी आपने पढ़े, चाहे वो ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड रहा हो, चाहे वो परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड रहा हो या प्रासियो कोबाल्टिक क्लोराइड रहा हो, इनके जलीय विलयन चालकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके जलीय विलयनों में आयन उपस्थित रहते हैं। सबसे अधिक चालकता ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड की होगी क्योंकि उसमें 4 आयन मुक्त होते हैं। उसके बाद परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड की होती है क्योंकि उसमें 3 आयन मुक्त होते हैं। इसी प्रकार प्रासियो कोबाल्टिक क्लोराइड में 2 आयन मुक्त होते हैं, जबकि इस यौगिक में एक भी आयन मुक्त नहीं होता, इसलिए ये उदासीन कुचालक अणु की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। अगर चालकता की भी बात करें तो जैसे जैसे आयन्स की संख्या बढ़ती जाती है चालकता बढ़ती जाती है। इसी का कारण ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड अधिक चालक होता है, जबकि वायोलियो कोबाल्टिक क्लोराइड उदासीन कुचालक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब इसकी संरचना में देख रहे हैं कि जो क्लोरीन है वो तीनों सतत रेखा के साथ जुड़ गए हैं कोबाल्ट के साथ और 3 वहां पर पहले से ही अमोनिया के लिगैंड उपस्थित हैं कोबाल्ट के साथ। तो अब टोटल जो द्वितीयक संयोजकता है वो 6 ही है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया, जबकि प्राथमिक संयोजकताएं क्रमशः 3 से 2, 2 से 1 और अंत में 0 होती चली गई। तो किसी भी प्रकार की द्वितीय प्राथमिक संयोजकता अब इस यौगिक में उपस्थित नहीं है।
तो आगे बढ़ते हैं, इससे एक और उदाहरण बनता है जिसको रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड कहते हैं। इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं और इसकी अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है तो 3 मोल सिल्वर नाइट्रेट इस उपसहसंयोजी यौगिक के साथ अभिक्रिया करके 3 अणु सिल्वर क्लोराइड की मुक्त करते हैं। लेकिन इसकी आंतरिक संरचना में अगर देखा जाए तो अमोनिया के 5 लिगैंड होते हैं, जबकि वाटर का एक्वा H2O एक्वा एक लिगैंड के रूप में उपस्थित रहता है। यानी टोटल जो द्वितीयक संयोजकता है वो 5 + 1 = 6 होती है। आपको हम इसकी संरचना बता रहे हैं। देखिए इस संरचना में आप देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि NH3 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 5 NH3 हैं, जबकि ये सभी NH3 द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हैं, इसलिए सतत लाइन के साथ हैं। और उसी के साथ आपको लिखा मिल रहा है OH2 यानी H2O एक्वा, वो भी सतत लाइन के साथ कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है द्वितीयक संयोजकता के रूप में। जबकि 3 यहां पर जो क्लोराइड हैं Cl आयन है वो प्राथमिक संयोजकता के रूप में जुड़े हुए हैं कोबाल्ट से। इसी कारण जब वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो 3 अणु सिल्वर क्लोराइड के यहां पर मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये संभव है कि इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, इसके रिजल्ट से, इनके सिद्धांतिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक संयोजकताओं के मान तो बदलते रहते हैं, जिसके कारण किसी भी यौगिक के रंग में यानी भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, लेकिन द्वितीयक संयोजकता के मान में परिवर्तन संभव नहीं होता। अगर हम उसमें बाहर से लिगैंडों को जोड़ते हैं तो अंदर उपस्थित पहले से जो लिगैंड हैं उनकी संख्या में परिवर्तन आता जाता है, लेकिन कुल समन्वय संख्या में जो उस यौगिक की कुल समन्वय संख्या है यानी द्वितीयक संयोजकता है उसके मान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, वो कांस्टेंट रहती है। तो अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी टॉपिक इसके वर्नर सिद्धांत की सीमाओं की। तो वर्नर ने बताया कि इस नियम की सहायता से हम डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में या डी ब्लॉक में उपस्थित कुछ विशेष तत्वों के संकुल संरचनाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो दूसरे तत्व हैं उनके बारे में हम इस उपसहसंयोजी यौगिकों का वो निर्माण क्यों नहीं करते, क्या कारण है कि जिससे वो उपसहसंयोजी के निर्माण करने में सक्षम नहीं है, इसके बारे में हम स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह ये जो नियम है वो किसी भी प्रकार से किसी भी संकुल यौगिक के संकरण के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कराता, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराता, ज्यामितीय संरचना तो उपलब्ध कराता है कि इस तरीके से ज्यामितीय संरचना इनकी बन रही है, लेकिन संकरण के बारे में ना कोई जानकारी उपलब्ध कराता है, ना ही ये बताता है कि इन लिगैंडों के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, यानी कौन सा संकरण बन रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। तीसरी बात है कि इस नियम की सहायता से जो संकुल यौगिक होते हैं वो उनके चुंबकीय गुणों के बारे में हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात नहीं हो रही कि किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी सहायता से हम चुंबकीय व्यवहार का ज्ञान करते हैं। तो यहां पर हम उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बारे में नहीं पढ़ते, हम ये पढ़ते हैं कि प्राथमिक संयोजकता कहां है, द्वितीयक संयोजकता कहां है, प्राथमिक संयोजकताएं किस प्रकार द्वितीयक संयोजकताओं में बदलती हैं और द्वितीयक संयोजकताओं के मान सदैव निश्चित रहते हैं, इनके बारे में तो हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसमें हम चुंबकीय गुणों के बारे में कोई अध्ययन नहीं करते। इसी तरह इस नियम की सहायता से इस यौगिक के स्थायित्व को भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि यौगिक ये कितना स्थायी है, चाहे वो थर्मली हो यानी ऊष्मागतिकीय नियम के आधार पर स्थायित्व प्राप्त कर रहा हो, चाहे उस रासायनिक बलगतिकी के नियमों के आधार पर स्थायित्व प्राप्त कर रहा हो, उसके इस विषय के बारे में यह सिद्धांत कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराता। साथ ही ये ऑप्टिकली एक्टिव प्रॉपर्टीज को, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को भी नहीं बताता कि किसी भी संकुल यौगिक में किस प्रकार से उसके प्रकाशिक समावयवी गुण उत्पन्न होते हैं, इस विषय में भी यह वर्नर का सिद्धांत किसी भी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराता। तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, समय कम में हमने पूरी वर्नर सिद्धांत के बारे में आपको बता दिया। प्रत्येक स्लाइड्स का अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपका अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा और निसंदेह मुझे उम्मीद है कि इस साल ये पेपर में 4 से 5 नंबर के बीच में आपसे पूछा जाएगा कि वर्नर का सिद्धांत बताते हुए सभी प्राप्त कोबाल्टिक क्लोराइड के गुणों का अध्ययन करते हुए वर्नर की सीमाएं या वर्नर सिद्धांत की सीमाओं का वर्णन कीजिए। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आने वाला है। तो मेरा अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में इसे अवश्य शेयर करें और इस तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।